दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं हूँ पश्चिम विहार बुद्ध विहार में और यहाँ पर आज बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी को याद किया गया है। और याद भी इसलिए किया गया है क्योंकि आज कल उनका जन्मदिन था, 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और आज संडे में वो जन्मदिन मनाया गया है। उनके सुपुत्र मेरे साथ हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि क्षति तो बहुत बड़ी है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि शांति स्वरूप जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो उनकी बातें, उनके विचार, उनकी किताबें और उनके भाषण जो हैं वो अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं, पर क्षति तो है। सबसे पहले मैं यूट्यूब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात क्षति की तो है खैर, क्योंकि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का जाना एक परिवार के लिए सदमे से अभी तक नहीं निकल पाया है और उससे ज़्यादा हानि एक समाज की भी है जी। पर जितना उन्होंने अपने रहते साहित्य के माध्यम से क्रांति पैदा की है, वो उनके एक विचार हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और सम्यक प्रकाशन एक प्रकाशन नहीं, एक संस्था अपने आप में जो उनके विचारों को कभी ख़त्म होने नहीं देगी, क्योंकि यदि इंसान के विचार है तो इंसान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और उनके विचार हमेशा साहित्य के माध्यम से और मेरे प्रति मिशन में आगे बढ़ते रहना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैं थोड़ा सा जानना भी चाहूँगा कि ये क्षति जो हुई है उनको क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम तो एकदम अचानक प्रॉब्लम हो गई थी उनको, थोड़ा जैसे कि कोरोना का महामारी का माहौल था, कुछ हॉस्पिटल की मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उन्होंने मिसमैनेजमेंट रहा। जहाँ तक ये है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उनको अंदर तक नहीं मिल पाई। और वैसे पिताजी दवाइयाँ तो अक्सर खाते थे, वो हमेशा 35 साल से तो हम ही देख रहे हैं दवाइयों पे जीवित रहते थे, डेली दवाई खाते थे, क्योंकि उनका डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ा हुआ था, शुगर की बीमारी थी, डायबिटिक थी। पर ये है मेन हॉस्पिटल का मिसमैनेजमेंट रहा है, जो उनको अगर सुविधा अच्छी मिल जाती उनको तो आज वो हमारे बीच ज़रूर होते। जी है, बिल्कुल। क्षति तो बहुत बड़ी है और ये बात भी सही है कि अगर सुविधाएं सही मिल पाती तो शायद वो हमारे बीच होते। उनके सेकंड नंबर के बेटे से भी मिलना चाहूँगा मैं। सर, क्षति वाकई में बहुत है और आपने अस्थि कलश अभी तक विसर्जित नहीं किया, इसका क्या हुआ? अस्थि विसर्जन का तो ये है कि भाई, जैसे कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी को लेकर गए थे, तो पूरे परिवार को लेकर गए थे, समाज के लोगों को लेकर गए थे, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि भाई कि कैसे अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और वो यहाँ से अपना बोधगया लेकर गए थे। तो हमने भी अपने पापा जी से ये सब कुछ सीखा जी। और हमारे दिमाग के अंदर ये रहा कि भाई हमने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी को लेकर गए, सबको लेकर गए, तो यही सोच हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई थी। और वही सोचते हुए हमने सोचा कि भाई जब हम जाएंगे तो पूरे परिवार को लेकर जाएंगे। तो लॉकडाउन की स्थिति के कारण वो अभी नहीं बन पा रहा था, अब समय थोड़ा अनुकूल हुआ है, तो अब हम चाहते हैं कि पूरे परिवार को लेके, जिसमें कि उनके पोते वगैरह ये वो, तो वो भी कुछ सीखें कि भाई जैसे कि हमारे दादाजी ले गए थे, हमारे दादाजी अपने पिताजी को लेके गए थे, हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी हमारे दादाजी को लेके गए, तो हम चाहते हैं कि उनके अंदर भी वो संस्कार पड़े। और तो यही सोच लेकर हम, और अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हम जल्दी ही करने वाले हैं। और उसके अंदर हमने सोचा है कि भाई जो सम्मान उनको उस समय नहीं मिल पाया लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण, तो हमने सोचा है कि एक पुण्य अनुमोदन यात्रा निकालेंगे यहाँ पर, ताकि जो लोग जब शामिल नहीं हो पाए तो इस वक्त वो अंतिम दर्शन कर सके। तो यहाँ से हम सारनाथ और सारनाथ से बोधगया हमारा अस्थियाँ ले आने का है। लोगों के काफ़ी सुझाव आ रहे हैं, सबका स्वागत है, पर यह है कि अब हम समय मिलते के साथ ही अंदाजन टाइमिंग कब की रहेगी? अंदाजन महीना इस अक्टूबर के अंदर ही हम उनको लेकर जाएंगे और अपना बौद्ध रीति रिवाज के हिसाब से अपना बोधगया के पीछे जो निरंजना नदी है उसके अंदर उनका अस्थियों का विसर्जन किया। परिवार के साथ साथ कुछ उनके मित्र भी हैं, कुछ उनके जान पहचान के भी लोग हैं, उनको सम्मान देना भी चाहते, तो क्या वो भी आ सकते हो? हाँ, नहीं, हम पूरा एक कहते हैं कि समाज को लेके, उनके करीबियों को लेके और परिवार के ख़ास लोगों को, सबको लेकर जो एक बस के अंदर जो उनके करीबी हैं उनको कोशिश करेंगे कि मैं सबको साथ लेकर जाएं, क्योंकि उसके अंदर हमारे भिक्खु भी होंगे, जो उनके समाज के करीब के साथी हैं वो भी होंगे, और परिवार के तो होंगे ही, क्योंकि जब कार्य ये होने जा रहा है तो हम चाहते हैं कि भाई कि पूरा बौद्ध रीति से और कोई ऐसा कार्य ना हो कि भाई उनकी इज्जत को बट्टा लगे, है ना। तो उनकी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए हम सारे कार्य समाज के लोगों के बीच बैठ के सबसे सलाह मशवरा करके ही सब कार्य कर रहे हैं, है ना, और आगे करते रहेंगे। बिल्कुल आगे भी करते रहेंगे। और शांति स्वरूप जी के ये पूरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज जो है
वो सभी सही काम कर रहे हैं। और कोई भी अगर काम की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो शांति स्वरूप जी से हम राय ले लिया करते थे। उनके परिवार के कुछ और भी लोग हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा कि दुख तो बहुत है, पर आगे आप क्या चाहते हैं कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो उन्होंने छोड़ के गए हैं, जो हमें सीख दे के गए, बस उसी काम को आगे लें, उनसे कुछ सीखें। जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, बस उसे लेके आगे जिए। बाकी उनका दुख बहुत है, हमें एकदम अचानक गए हैं। जी, अचानक तो चले ही गए हैं और मुझे तो खुद भी अभी भी नहीं लग रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। मेरे साथ अनिल सागर जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। राजनीति में और सामाजिक रूप से आपने अभी बताया भी कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, आगे आपकी हेल्प कौन करे? देखिए, उस समय एक समय होता है जिस समय उन्होंने एक शिक्षक के रूप में सिखाया जाता है। एक शिक्षक का समय होता है, सीमा होती है, उन्होंने वो बखूबी से निभाया वो समय। पर शांति स्वरूप जी को असल में पहचानना ज़रूरी है कि ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते हैं जिसने पूरे देश के अंदर साहित्यिक क्रांति की जोत जलाई। इनसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया है। जिसने पूरे देश के अंदर साहित्य के क्षेत्र में जोत जलाई वो सिर्फ एक शांति स्वरूप बौद्ध जी ही थे। अब देखिए, अब वो नहीं रहे हैं हमारे बीच में, पर जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो उन्होंने मुझे दिया, चाहे धर्म के रूप में दिया हो, चाहे साहित्य के रूप में दिया हो, चाहे राजनीतिक रूप में दिया हो, मैं उसको कभी मिटने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में मिटने दूंगा। सच्चा अनुयायी की यही पहचान है। उनके जीवन में जिन जिन लोगों के हस्ताक्षर रहे, जो उनके जीवन में आए, जिन्होंने उन्हें सीखा है, मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि शांति स्वरूप बौद्ध जी को सही से पहचानने की ज़रूरत है। लोगों ने उनको सिर्फ इस्तेमाल की दृष्टि से देखा और चले गए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कमी मुझे यहाँ नज़र आई। जी, जब वो चाहते थे उनका इस्तेमाल करना, जब वो कुछ बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे, प्राप्त करके निकल लिए। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने तो जोतें बहुत सारी जलाई हैं। और मैं प्रोफेसर राजकुमार जी से भी बात करना चाहूँगा, वो भी आए हुए हैं। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, शांति स्वरूप जी आपके साथ कई टाइम तक रहे, बातचीत भी करते थे, डिस्कस भी करते थे। अब हमारे बीच में वो नहीं है, तो ये डिस्कशन की जो कमी है वो कितनी खलेगी? निश्चित रूप से जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था और कृतित्व उनका जिस तरह का था, उसमें मैं कह सकता हूँ कि एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में वो रहे हैं। और योगदान साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि मैं खुद शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि लिखना कितना महत्वपूर्ण होता है, ग्रंथों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण होता है। कोई भी समाज, हम अपनी महान बौद्ध विरासत को लंबे समय तक, हजारों साल तक जान नहीं पाए, उसका एक बड़ा कारण ये था कि हमारे पास ग्रंथ नहीं थे। पढ़ना तो हम 6 महीने में सीख जाएंगे, साल भर में पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन कुछ मटेरियल तो होना चाहिए। वो हजारों साल तक हमारे पास नहीं था। बहुत बड़ा योगदान उनका सम्यक प्रकाशन के थ्रू हुआ है। ऐसे हमारे सैकड़ों महापुरुष, महानायिकाएँ जिन्होंने पिछले 200-250 साल में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी छोटी छोटी जीवनियाँ उन्होंने प्रकाशित की हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लंबा उनके साथ मेरा संपर्क रहा है और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वो अंदर तक चले गए थे। कहीं किसी भी तरह का कोई अगर कभी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती थी, हमको भी अगर उस तरह की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती थी, खासतौर पे बुद्धिज़्म को लेके, तो अक्सर उनको हम याद करते थे, अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे। मैं समझता हूँ कि बड़ी एक भारी साहित्य के क्षेत्र में कमी हुई है या क्षति हुई है। समाज को ऐसे प्रखर लोगों की ज़रूरत है। देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि दूसरे लोगों के सहारे या इस तरीके से कि भाई वो ये काम नहीं करते, वो ये काम नहीं करते, या उन्होंने ये काम नहीं किया। हमारे यहाँ पर समाज में नेतृत्व पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मान्यवर साहब जिस बात को कहते थे कि जब वो नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो वो राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं कर रहे हैं सर, बल्कि सामाजिक नेतृत्व की बात करते हैं। बौद्धाचार्य जी ने उस सामाजिक नेतृत्व की कमी को पूरा करने का काम किया। हमें इसी तरह के नेतृत्व की ज़रूरत है। बिल्कुल, हजारों लाखों ऐसे नेताओं की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, पर ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत बहुत है, पर बहुत कम ही लोग ऐसे मिल पाते हैं जिस तरीके के शांति स्वरूप बौद्ध जी थे। कई सालों से मैं शांति स्वरूप जी को जानता था, पहचानता था, और उनकी स्पीचें सुना करता था, उनकी कहानियाँ सुना करता था और उनकी किताबें पढ़ा करता था।
किताबों के साथ साथ, कहानियों के साथ साथ, स्पीच के साथ साथ वो कहा करते थे कि म्यूज़िक में भी हमें अपना हाथ आजमाना चाहिए और म्यूज़िक के माध्यम से हम बहुत दूर तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उसी माध्यम से हमने लाइव लॉर्ड बुद्धा म्यूज़िकल प्रोग्राम भी किया और मेरे साथ 2 कलाकार और भी हैं जो गायक हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि शांति स्वरूप जी ने बहुत सारा साहित्य हमें दिया और बहुत सारे शब्द हमें दिए, तो क्या आप शब्दों की कमी होगी आपके पास? मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो कमी तो हमेशा रहेगी उनकी, और जिस तरीके से हम किसी भी जगह पे जब हम फंसते थे शब्दों को लेके, क्योंकि जो शब्दों का जो चयन है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे बुद्धिज़्म में, और अम्बेडकरवाद जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो बहुत सारे शब्दों का उन्होंने जो है नए नए शब्दों का ईजाद किया है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहेंगे, जैसे मनोरंजन का जो एक चलन है जो बाकी जगहों पे होता है, लेकिन जब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के गानों को गाते हैं, बुद्धिज़्म के जो धम्म गीतों को गाते हैं, अपने महापुरुषों की वाणियों को संगीतबद्ध तरीके से गाते हैं, तो वहाँ पे हम ज्ञान रंजन के तौर पे उस शब्द को प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो उन्होंने हमें अंधविश्वास पाखंड से बचाए रखने के लिए शब्दों के बारे में बताया, हमें ज्ञान दिया। कमी तो उनकी हमेशा रहेगी, हाँ थोड़ा सा मेहनत अब हमें करनी है, क्योंकि वो हमें एक रास्ता बता के गए हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने और तथागत गौतम बुद्ध ने रास्ते बताए, लेकिन चलना हमें खुद ही होता है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें मुश्किल ज़रूर होगी। पहले बहुत आसानी थी क्योंकि वो बताते थे, समझाते थे। अब हमें खुद समझना होगा, उनके बताए हुए किताबों को, उनके जो लिखे हुए लेखनी है, उन सब के साहित्यों को पढ़ के हमें वो ज्ञात होगी अब चीज़ें, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बिल्कुल मुश्किल ज़रूर रहेगी और मुझे भी रहेगी, क्योंकि कहीं पर अगर मैं कुछ शब्दों में फंस जाता था या किसी भी चीज़ों की अगर मुझे ज़रूरत होती थी तो शांति स्वरूप जी से मिला करता था और उनसे बात करा करता था। तरन्नुम बौद्ध भी हैं हमारे साथ और बहुत चहेती रही हैं शांति स्वरूप जी की। क्षति बहुत है, बहुत बड़ी है और बहुत भारी है, पर शांति स्वरूप जी का इतना इतिहास, इतनी बातें, इतनी सब चीज़ें जो हमारे जहन में अभी तक घूम रही हैं, हमें लग नहीं रहा है कि शांति स्वरूप जी हमारे बीच में नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि शांति स्वरूप जी अभी भी हमारे साथ हैं? बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी का जाना हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और आज भी जब यहाँ पर आई थी तो एक अंत में जिनके भाषण का हम सभी को एक इंतज़ार रहता है, वो दादाजी के ही भाषण का रहता है। लेकिन आज उन्हीं की फ़ोटो सामने है और यहाँ पे खड़े होकर जो आज हम उनको एक उनके जन्मदिन पर आदरांजलि दे रहे हैं, तो निश्चित ही बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। और जब हम सामाजिक लोगों के लिए इतना मुश्किल दौर है, तो परिवार के लिए तो बहुत ही बड़ा एक ये लॉस है, पूरे समाज का ही बहुत बड़ा लॉस है। और दादाजी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी झुकने नहीं दिया, कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया किसी भी कार्य से। और जब मैंने हिम्मत हारी है, या जब मैंने सोचा है कि शायद अब मेरे को आगे नहीं कुछ करना है, या फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो कोई ना एक वही व्यक्ति ऐसे थे, क्योंकि 14 फरवरी 2011 को श्रवण कुमार पिप्पल जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो उनसे पहले उन्होंने मेरा हाथ थाम के मुझे हर जगह वो मुझे लेकर गए। लेकिन पिता का साया सर से जाने के बाद आज हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अपने किसी प्रियजन को खोने का दुख क्या होता है। और पापा के जाने के बाद जिन्होंने उंगली पकड़कर मुझे समाज में जो वापस मुझे लेकर आए, वो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी थे। और मंचों से ही उन्होंने मुझे अपनी पोती माना, और उसके बाद उन्होंने प्यार भी मुझे वैसे ही दिया। और बौद्धाचार्य जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि कभी भी उन्होंने संगीत के माध्यम से ऐसा कहीं, जहाँ वो अपने भाषण के लिए जाते थे, वहाँ मुझे एक गायिका के रूप में लेकर जाते थे, और हर जगह मंचों से कहते थे कि तरन्नुम बौद्ध हमारे समाज की लता मंगेशकर है, और ये भी कहते थे कि बेटा आपको इससे भी आगे जाना है। उन्होंने ही मुझे आगे पीएचडी में एनरोल होने के लिए बहुत क्या कहूँगी मैं उसको, उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी और कहा कि डॉक्टर तरन्नुम बनकर ही रुकना, उससे पहले आपको नहीं रुकना है। तो उनकी तो एक एक बात ऐसी है कि अगर रात को हम सोने लगते हैं तो तकिया गीला हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। तो एक दिन या कुछ मिनट या कुछ घंटे या इस समय जो मैं आपके UTV और टॉप 85 से बात कर रही हूँ, ये भी एक बहुत छोटा सा समय है जो उनका बखान करने के लिए आप मुझे दे रहे हैं। लेकिन उनकी बातें इतनी हैं जिसका अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो मुझे शायद कुछ महीने तो लगेंगे ही वो सारा बखान करने के लिए, शायद सालों भी हो जाए, जो उन्होंने हमें सिखाया है। क्योंकि सिर्फ एक सामाजिक ज्ञान तो उनसे हमें मिलता ही था,
इसके साथ साथ हम उन्हें ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से भी हम जहाँ से भी गुजरते, जहाँ पे भी चलते, कहीं से भी निकलना, तो जो भी प्रश्न मेरे दिमाग में आता था, चाहे वो मेरी कला से रिलेटेड हो या फिर वो समाज से रिलेटेड हो या वो किसी साइंस से रिलेटेड हो, हर प्रॉब्लम का समाधान उनके पास बड़े बखूबी ढंग से हमें मिल जाता था। और किसी को आगे भी अगर हमें कुछ बताना है या हमसे किसी ने कोई प्रश्न किया है तो वहाँ क्या जवाब देना है, ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। और सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, जब भी मेरी कोई आलोचना हुई या कुछ भी हुआ तो उन्होंने कहा बेटा आलोचना मतलब आलू और चना समझकर इसे खा जाओ और आपको इससे बिल्कुल घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। अपनी जो लकीर है वो इतनी लंबी करो कि दूसरे की लकीर उसके आगे अपने आप ही छोटी हो जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनसे सीखी हैं, आज वो सिर्फ यादों में ही नहीं, हमारे कर्मों में, हमारे जीवन में हर तरीके से प्रेरणादायी रहे हैं। और मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ कि उनके सानिध्य में हम रह पाए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ये बात सही थी कि उन्होंने आलोचना को जो अभी आलू और चना जो बताया, मुझे 2012 में उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो फिर तो उसमें पीछे मत हटना। फिर मैंने 2014 में उन्हें एक बात बताई कि हमारे ही लोग ऐसे हैं जो मेरी टांग खींचने का काम कर रहे हैं और पैंट पकड़ के नीचे उतारने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लोग करेंगे वो काम जिन्हें अपनी कुर्सी का डर है, यानी कि आप उनसे ऊपर बढ़ रहे हैं, आप उनसे आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं, आप उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डर लग रहा है, इसीलिए वो आपकी पैंट या टांग खींचने का काम करेंगे। तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि डरना मत और अपनी पैंट इतनी टाइट कर लेना कि उनके मंसूबों को फेल करके आप आगे बढ़ते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी तरन्नुम ने कहा कि आज उनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, पर जब मैंने इस प्रांगण में, इस बुद्ध विहार में जब मैंने एंट्री की तो मुझे लगा कि कोई प्रोग्राम हो रहा है और शांति स्वरूप जी का उस पर एक फ़ोटो लगा हुआ है जिसमें वो मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि शांति स्वरूप जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं तो बच्चा रहा था और शांति स्वरूप का बच्चा आज भी हूँ मैं, पर उनके साथ के कुछ साथी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा जो उनके रिलेशन में भी आते हैं। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत क्षति है कि शांति स्वरूप जी नहीं हैं और आपके तो वो रिलेटिव भी रहे हैं और आपकी बेटी उन्हीं के यहीं पर भी आई है। क्या लगता है कि अब समाज कितनी दूर तक जा पाएगा? समाज की गति रुक गई उनके जाने से, बहुत समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे इतना दुख अपने पिताजी की मौत का नहीं हुआ जितना दुख मुझे शांति स्वरूप बौद्ध जी की मौत का हुआ। वैसे वो मेरे समधी थे जी, और मैं एक बहुत अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ कि मेरी बेटी इस परिवार में उनके घर में पुत्रवधू के रूप में आई। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, बहुत सारे उनके अंदर इच्छाएँ थी, बहुत सारा कुछ करने की तमन्नाएँ थी उनके अंदर। जब भी मैं कभी उनसे मिलता था तो उनसे मेरी कई बार इस बारे में चर्चा हुआ करती थी, कई बार बातें होती थी। कई बार कहते थे कि समधी साहब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं चैनल बनाना चाहता हूँ, मैं एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, हम अपने ऐसा चैनल जो समाचार के माध्यम से बने। तो बहुत कुछ चाहते थे वो करने के लिए। अभी पीछे मेधावी प्रोग्राम किया था अभी हमने 2019 में, तब भी उन्होंने एक ऐलान किया था कि बम्बई की जो सरकार थी उन्होंने तो बाबा साहब की 200 फ़ोटो की एल्बम निकाली थी, हम 2000 फ़ोटो की बाबा साहब की एल्बम निकालने जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद इस समाज को बहुत ही क्षति पहुंची है और शायद उसकी क्षति को समाज पूरा नहीं कर सकता। वो एक इतिहास पुरुष थे, अगर कोई अपना भाषण भी वो दिया करते थे तो उस भाषण का तर्क भी दिया करते थे। वो तर्क को बताया करते थे कि अगर ये ज़मीन हमारी है तो कैसे है, कि हमारे पूर्वजों ने कैसे ज़मीन को दी। लोग भाषण तो बहुत दे रहे थे इस मंचों पर, का भी नाम पड़ा तो कैसे पड़ा, कि शहर का नाम पड़ा कैसे पड़ा, ये लाल किला की ज़मीन कैसे थी हमारी, किस तरीके से थी। आज हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो महापुरुष थे, उनके स्थानों के बारे में वो बताया करते थे कि बाबा हैदरदास की कुटिया हो, चाहे बाबा तुलादास जी की कुटिया हो, चाहे बाबा बद्रीनाथ जी की कुटिया हो, उनके वो इतिहास वो मंचों बताया करते थे लोगों को पता नहीं है अभी दिल्ली के इतिहास के बारे में। नेता बहुत हुए दिल्ली में, समाज सुधारक भी बहुत हुए, उनमें हम भी एक समाज सुधारक है, पर इतना इतिहास हमें नहीं पता जितना इतिहास की जानकारी बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को थी। तो मेरी तो उनको यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही मेरी श्रद्धांजलि है उनके लिए। और
भगवान तथागत से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में उनको अपना स्थान दें। जी बिल्कुल, हर कोई दुख प्रकट कर रहा है क्योंकि दुख वाली बात भी है। उनकी बहू भी मेरे साथ हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि कई सालों तक हमें तो ऐसा हमारा गौरव प्राप्त नहीं है कि हम उनके साथ रात दिन रहे हों, पर आप उनके साथ रात दिन रहे हैं। घर में माहौल क्या है? देखो, घर का माहौल तो उनके जाने से बहुत ही खालीपन महसूस होता है। उनकी कमी तो खैर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जो उनका एक दर्जा था वो तो उनका ही था। जैसे उन्होंने बहू नहीं बेटी माना। मेरे दादाजी ने जब रिश्ता करवाया था वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये विक्कल साहब की पोती, यानी उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया हमेशा। कभी ये नहीं माना कि भाई ये बहू है, नहीं, बेटी ही मान के किया सब कुछ। तो वो कमी हमेशा रहेगी कि भाई जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाते थे, हमें हर मान सम्मान देते थे, हर जगह आगे रखते थे, तो अब वो कैसे होगा? तो जब सुबह उठो देखो पापा नहीं है, कितनी चीज़ें ऐसी होती थी, भाई आज ये खाने का मन है, ये बनाओ, आज वो मन है, आज वो बनाओ। तो कई बार जब वो चीज़ें बनाओ बड़ा याद आते हैं। लेकिन क्या करें कि हर इंसान को कभी ना कभी जाना है जी। तो लेकिन वो जिस तरीके से गए अचानक गए, तो ये थोड़ा दुख है कि कुछ कहते, कुछ सुनते, हम भी उनसे कुछ कह पाते, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए, ना हम कुछ कह पाए, ना हम कुछ सुन पाए। तो ये कमी हमेशा रहेगी कि आखिर समय पे वो हमसे क्या कहना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा कभी भी। जी बिल्कुल, ये बात सच है कि आखिरी समय में वो क्या कहना चाहते थे, परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, और ये क्षति जो है ये तो पूरे परिवार को रहेगी। मेरे साथ डॉक्टर रामवीर जी भी हैं। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्षति समाज के लिए कितनी रहेगी? जय भीम, नमो बुद्धस्स। ये समाज के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। इस क्षति को किसी तरह से भी हम नहीं भर सकते। जो वो कारवा लेके चले थे तत्वलीन बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी, जो कारवा वो साहित्य के माध्यम से जो हमें पहुंचाना चाहते थे, उस कारवा को, जो उनके विचार है, उनको विचारों को हम सब मिलकर, और जो उनके अंदर जो सबसे बड़ी जो ताकत मैंने देखी, जो अनुभव की, कि वो लोगों के भिन्न भिन्न मत होते थे, लेकिन वो सबको एक प्लेटफॉर्म पर जो लेके आने की जो उनकी ताकत थी, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी। बेशक लोगों में मतभेद थे, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म में लोगों को इकट्ठा करने की उनकी जो ताकत थी वो अविश्वसनीय थी। वो किसी और में है ही नहीं। यानी हर किसी को एक सूत्र में बांध लिया करते। जी, बिल्कुल, एक सूत्र में बांधने की जो उनकी ताकत थी वो किसी और में है नहीं है। और एक अब हम अपनी बात को किस तरह से रख सकते हैं, जो एक चलते फिरते एक वो गूगल थे, मतलब किसी तरह की भी जो सर्च है, बुद्धिज़्म है या बाबा साहब को लेके, वो कोई भी सवाल है, हमारे उन सवालों का जो जिस बेबाक तरीके से वो जो जवाब दे देते थे और रेफरेंस के थ्रू जो जवाब देते थे, वो कोई और अब नहीं दे पाएगा। जी बिल्कुल, एक तरीके से साहित्यकार ही नहीं, वो हर चीज़ की नॉलेज रखने वाले थे, और शांति स्वरूप जी की कमी जो है वो